सभी को मेरा नमस्कार। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वह है प्रशासन एवं प्रबंधन। ये एमपीपीएससी मेंस पेपर सेकंड के यूनिट 5 का टॉपिक है, जिसमें हम लोक प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन लोक प्रशासन समझने से पहले हम प्रशासन और प्रबंधन क्या होता है ये समझ लेते हैं। अगर मैं आगे बात करूँ प्रशासन की, तो प्रशासन जो शब्द है सामान्यतः संस्कृत के शब्द प्रशासता से आया है। प्रशासता एक गुप्त काल में एक ऐसा ब्राह्मण समुदाय होता था, या एक ऐसा व्यक्ति होता था जो यज्ञ संपन्न करवाता था। वो कैसा व्यक्ति होता था जो कि जब यज्ञ संपन्न होता था तो सबसे पहले वो दिशा निर्देश जारी करता था कि यज्ञ में क्या क्या सामग्री उपयोग होगी, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, सभी प्रक्रियाएं वो बताता था। तो इसी प्रशासता शब्द से प्रशासन बना। अगर हम सामान्यतः कहें तो एक उपसर्ग हो गया और सास धातु, इनसे मिलकर बनता है प्रशासन, है ना। इसका मतलब इसका संस्कृत भाषा में इसका अर्थ होता है उत्कृष्ट रीति से कार्य करना। अगर अंग्रेजी भाषा के शब्द एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ भी प्रशासन होता है, जो कि दो शब्दों से एड प्लस मिनिस्टर से मिलकर बना हुआ है। अगर एड और मिनिस्टर की बात करें तो ये लैटिन शब्द है, ठीक है, जिसमें इसका अर्थ होता है एक व्यक्ति के द्वारा सेवा करना। यहाँ लिखा हुआ एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के हित के उद्देश्य से कार्य करना, लेकिन सामान्य शब्दों में कहें तो एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब होता है सेवा करना। वो भी कैसे सेवा करना? उत्कृष्ट रीति से सेवा करना। अर्थात किसी व्यक्ति के द्वारा अगर जन कल्याण के लिए जो कार्य किया जाता है, उत्कृष्ट रीति से जो कार्य किया जाता है, उसे ही हम क्या कहेंगे? प्रशासन कहेंगे। एल.डी. वाइट के शब्दों में प्रशासन को परिभाषित किया गया है कुछ इस तरह से: किसी विशिष्ट उद्देश्य अथवा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों के संबंध में निर्देश, समन्वय और नियंत्रण ही प्रशासन है। अर्थात किसी विशिष्ट उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति का मतलब उद्देश्य क्या है? जन कल्याण करना। तो जन कल्याण के लिए जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रशासन कहते हैं। लोक प्रशासन की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोक प्रशासन आगे पढ़ने वाले हैं, तो यहीं पर देख लेते हैं कि प्रशासन के बाद लोक प्रशासन क्या है। देखिए, प्रशासन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है आपका लोक प्रशासन, एक है आपका निजी प्रशासन। क्योंकि हम राजनीति विज्ञान में ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, मेंस में ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर मेनली फोकस करेंगे लोक प्रशासन के ऊपर, क्योंकि निजी प्रशासन से हमारा कार्य नहीं है। हमें कार्य किसमें करना है? लोक प्रशासन में। और आपके सिलेबस में आगे लोक प्रशासन ही दिया हुआ है, तो इसलिए हम लोक प्रशासन भी समझ लेते हैं वो क्या होता है। लोक मतलब जनता। सामान्यतः सामान्य शब्दों में हम कहें तो लोक का मतलब क्या होता है? जनता होता है। और इसका विशिष्ट अर्थ होता है सरकार, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। लोक का अर्थ है जनता और विशिष्ट अर्थ है इसका सरकार। ऐसा क्यों? क्योंकि सामान्यतः जब पहले स्टार्टिंग से चला आ रहा है, जब कहा जाता था लोक, लोक का मतलब होता था जनता, लोग, ठीक है। लेकिन जब इन लोगों ने मिलकर एक सरकार बनाई, क्योंकि जैसे हमारे देश की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, भारत में निर्वाचन होते हैं, चाहे सीएम का हो, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है विधायकों के द्वारा। ऐसे ही हमारे पीएम या राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो जनता के द्वारा जब शासन किया जाता है उसे हम क्या बोल देते हैं? लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है, जहाँ पर जनता द्वारा जनता के हित में शासन किया जाता है। तो इस लोक जन के द्वारा ये जो जन अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के द्वारा जब शासन किया जाता है तो उसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं पूरी जनता का। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जनता के प्रतिनिधि के द्वारा जब शासन किया जाता है उसे हम सरकार कहते हैं। सरकार कैसे? उन जनता के प्रतिनिधि हैं जो सरकार चला रहे हैं। तो इसीलिए लोक प्रशासन का अर्थ एक जगह सरकार भी लगाया जाता है। लेकिन अगर हम इसे और विशिष्ट अर्थ में देखा जाए और व्यापक अर्थ लगाएं, तो लोक प्रशासन में सिर्फ सरकार ही नहीं आती, बल्कि वे सभी संस्थाएं आती हैं, चाहे वो कोई एनजीओ हो, चाहे वो निजी क्षेत्र हो, जो सार्वजनिक हित के लिए कार्य करती हैं, जो जो जन कल्याण के लिए कार्य करती हैं। तो इस तरह से लोक प्रशासन क्या हो गया? इसका अर्थ सेवा करना या सार्वजनिक हित के कार्य का प्रबंधन करना। तो हम देख सकते हैं एल डी वाइट ने बोला है लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति को पूरा करना या लागू करना होता है। ठीक है, मतलब ये सभी कार्य जिनका उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना या लागू करना। तो यह चाहे सरकार के द्वारा किया जा रहा हो, चाहे किसी अन्य गैर सरकारी संस्था के द्वारा किया जा रहा हो, या फिर किसी निजी संस्थान के द्वारा किया जा रहा हो, ये सभी कार्य किसके अंतर्गत आते हैं? लोक प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। परंतु हमें मुख्यतः पढ़ना है सरकार के द्वारा जो प्रशासन किया जाता है उसे हम लोक प्रशासन कह देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें प्रशासन के लक्षण क्या हो जाते हैं, प्रशासन के लक्षण क्या होंगे? सबसे पहले एक उद्देश्य होगा, क्योंकि उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही संगठित रूप से लोग मिलकर कार्य करेंगे। जो लोग काम करेंगे उनके पास कुछ प्राधिकार होंगे, कुछ अधिकार होंगे, उनकी कुछ सत्ता होगी, उनको पद होगा। तो इस तरह से उसमें सत्ताधारी होते हैं या प्राधिकार होते हैं, अथॉरिटी होती है। और ये औपचारिक संगठन होता है। इसका मतलब हमें पता है कि कौन किस पद पर आता है, किसका क्या कार्य है, इसकी पर्टिकुलर संरचना होती है। साथ ही उन सब में सहयोग की भावना होती है, क्योंकि उन्हें मिलकर समन्वय के साथ कार्य करना होता है। और समाज के उद्देश्यों की प्राप्ति है तो ये सभी मिलकर कार्य करते हैं। तो ये सभी क्या हो गए? प्रशासन के लक्षण हो गए। अगर हम अब आगे बात करें तो प्रशासन के विभिन्न दृष्टिकोण, मतलब आप प्रशासन को किस नज़रिए से देखते हो, तो इसके दो नज़रिए हैं देखने के, यानी दो दृष्टिकोण हैं। एक है एकीकृत दृष्टिकोण और दूसरा है प्रबंधात्मक दृष्टिकोण। एकीकृत दृष्टिकोण का अर्थ ये हुआ कि जब हम प्रशासन की बात करते हैं तो हम उसको सबको, जो भी व्यक्ति प्रशासन में सम्मिलित है, मतलब जो व्यक्ति जन कल्याण हेतु कार्य कर रहा है, चाहे उसका कार्य का स्वरूप कुछ भी हो, उसे हम क्या कह देते हैं? एकीकृत दृष्टिकोण कह देते हैं। यानी वे सभी क्रियाएं जो निश्चित क्षेत्र में निश्चित नीति क्रियान्वयन हेतु संचालित की जाती हैं, चाहे वो आपके उद्योग सार्वजनिक उद्योग का सेक्टर हो, चाहे आप जन कल्याण के लिए हॉस्पिटल हो, चाहे और कोई भी सेक्टर हो जहाँ पर प्रशासन हो रहा है, वहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस संगठन में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, प्रबंधक से लेकर चपरासी के लेवल तक की, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आप जो भी लेवल मान लें, उन सभी स्तर पर जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उन सभी
क्रियाओं को जब हम प्रशासन का भाग मान लेते हैं, प्रशासन का अंग मान लेते हैं, तो ऐसे ही दृष्टिकोण को हम एकीकृत दृष्टिकोण कहते हैं। इसमें क्या है, प्रशासन का स्वरूप विषय वस्तु के अनुसार बदलता है, अर्थात प्रशासन जो है उसमें कार्य सबके बदल जाते हैं। जैसे चपरासी है, उसका सफाई का काम होगा, उसके अलावा जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, ऑफिस स्टाफ है, वो फाइल मैनेजमेंट का काम कर रहा होगा, क्लर्क अलग काम कर रहा होगा, उसी प्रकार जो मैनेजर होगा वो अलग कार्य कर रहा होगा। तो इस तरह से सभी काम अलग अलग बटे होते हैं। मीन्स प्रशासन का जो स्वरूप है वो विषय वस्तु के अनुसार क्या हो जाता है, बदल जाता है। लेकिन प्रबंधात्मक दृष्टिकोण से जस्ट अलग होता है। इसमें सिर्फ वही लोग आते हैं जो सिंपल प्रबंधन का कार्य करते हैं। मतलब प्रबंधन का अर्थ होता है सामान्यतः दिशा निर्देश देना, किसी व्यक्ति को आदेश देना, नीति निर्माण करना, नीति का क्रियान्वयन करवाना, ये सारा काम कौन करता है, एक प्रबंधक करता है। तो वे सभी क्रियाएं जो प्रबंधन से संबंधित हैं, तो ऐसी क्रियाओं करने वाले लोग सिर्फ इसमें आते हैं, प्रशासन में आते हैं। इस दृष्टिकोण को हम प्रबंधात्मक दृष्टिकोण कहते हैं। तो इसमें कौन कौन आता है, सिर्फ उच्च अधिकारी और प्रबंधन वर्ग इसमें सम्मिलित होता है। इसका मतलब यह है कि इसका स्वरूप विषय वस्तु के अनुसार कभी नहीं बदलता, यह हमेशा समान रहता है। मतलब प्रबंधन चाहे किस क्षेत्र में, हॉस्पिटल के लेवल पर हो या एक स्कूल में हो प्रबंधन, या फिर एक सरकारी उद्यम में प्रबंधन किया जाए, सभी जगह प्रबंधक का काम मैनेज करना होगा, रिसोर्सेज का मैनेजमेंट होगा, आपके जितने भी लोगों का के बीच में कोऑर्डिनेशन करना होगा, उनको दिशा निर्देश आदेश जारी करना उनका मेन काम होगा। तो इस तरह से इनका कहीं पर भी रहे, इनका स्वरूप नहीं बदलता, ये हमेशा कैसा रहता है, समान रहता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रबंधन के। प्रबंधन क्या होता है, उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्वक तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्य में समन्वय स्थापित करना, ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। इसका अर्थ क्या हुआ कि किसी व्यक्ति के पास या किसी संगठन में जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो अमूर्त संसाधन हो, अमूर्त संसाधन हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे जितने भी जो संसाधन होते हैं, उन सभी संसाधनों का जब उचित तरह से उपयोग किया जाता है, इस तरह से उपयोग किया जाता है कि हमसे उनका अधिकतम उपयोग कर सकें, एक श्रेष्ठतम उपयोग कर सकें, दक्षतापूर्वक उपयोग कर सकें, ऐसे इस तरह का जब कोई मैनेजमेंट किया जाता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, प्रबंधन कह देते हैं। प्रबंधन को प्रशासन का हृदय कहा जाता है। मतलब प्रशासन में जब तक श्रेष्ठ प्रबंधन नहीं हुआ तब तक प्रशासन असफल माना जाता है। एक श्रेष्ठ प्रशासन के लिए श्रेष्ठ प्रबंधन की आवश्यकता होती है। अगर हम प्रबंधन का अर्थ देखें तो इसको भी हम दो तरह से देख सकते हैं। एक संकुचित अर्थ इसका निकाल सकते हैं, मतलब मैनेजर क्या करता है, लोगों को काम देता है, मतलब किसी से काम करवाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाने की युक्ति या तरीका, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रबंधन कहते हैं। और जो व्यक्ति कार्य करवाता है उसे हम क्या कह देते हैं, प्रबंधक कह देते हैं। व्यापक अर्थ में देखा जाए तो एक कला है, क्योंकि प्रबंधन का एक आर्ट है, एक कला है, जिसमें नीति निर्माण होता है। मतलब सबसे पहले नीति बनाई जाती है कि हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध है उनका हम कैसे उपयोग करेंगे, इससे हम कौन से लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। मतलब आपके पास अगर 100 रुपये हैं तो उन 100 रुपये से आप कौन सी पॉलिसी को यूज़ करोगे। आप सबसे पहले किसी भूखे को खाना खिलाओगे, या फिर किसी को बुक्स की ज़रूरत है तो उसे बुक्स दिलाओगे। तो आप किस लक्ष्य की प्राप्ति को इंपॉर्टेंस दोगे, उसके लिए नीति निर्धारण किया जाता है, नीति क्रियान्वयन किया जाता है, और तथा आपके साथ जितने लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाया जाता है, उन्हें आदेश निर्देश दिए जाते हैं। यही सब क्या कहलाता है, प्रबंधन कहलाता है। तो ज़्यादातर आज के समय में हम ये व्यापक अर्थ को ही लेते हैं प्रबंधन में। इसमें सभी कार्य सम्मिलित होते हैं, नीति निर्धारण भी, नीति क्रियान्वयन भी, समन्वयन भी, और लोगों को आदेश निर्देशन भी और नियंत्रण भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो प्रबंधन की प्रकृति और विशेषताओं की बात करें तो प्रबंधन की प्रकृति कैसी होती है, इसे अगर हम देखें, प्रकृति कह लो विशेषता दोनों एक ही चीज़ होती है। आप चाहे आपके में 5 नंबर का प्रश्न आ सकता है प्रबंधन की प्रकृति और विशेषताओं को लेकर, तो ये सभी पॉइंट्स हम इसमें रख सकते हैं। इसमें निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु तो प्रयास किए जाते हैं। मतलब आप प्रबंधन क्यों कर रहे हो, संसाधनों की अधिकतम इष्टतम प्रयोग के लिए, है ना। तो उस प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए आपके लोक कल्याणकारी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है, उन लक्ष्यों की निर्धारित किए जाते हैं, उनको उनके प्राप्त करने के प्रयास किए जाते हैं। प्रबंधन एक अधिकार की पद्धति है जिसमें नियम कानून आदेश लागू किए जाते हैं। अर्थात प्रबंधन व्यक्ति वही कर पाएगा जिसके पास कुछ राइट्स होंगे, कुछ अधिकार होंगे। अगर अधिकार नहीं मिलेंगे तो आप कैसे उन नियमों का पालन कर पाओगे, कैसे उन लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाओगे। तो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आपके पास एक अधिकार होना चाहिए जिसके अनुसार आप नियम कानून बना सकें, उनकी पालना करवा सकें, आदेश दे सकें, जिससे आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति या संगठन के लक्ष्य की प्राप्ति को सुनिश्चित कर सकें। यह सार्वभौमिक होता है, अर्थात प्रत्येक संगठन हेतु आवश्यक होता है। इसका अर्थ यह है कि चाहे कोई भी संगठन हो, हर संगठन में प्रबंधन की जरूरत होती है। यह एक पेशा है जिसमें विशिष्ट विज्ञान तकनीक एवं अध्ययन आवश्यक होता है। यह पेशा क्यों है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपको एक प्रोफेशनल की तरह काम करना पड़ता है, एक पेशेवर व्यक्ति की तरह कार्य करना पड़ता है। आपको अपने संसाधनों का, अपने कार्यों का एक पैमाना तय करना पड़ता है जिसके अनुसार आप कार्य करते हैं। इसलिए इसमें विज्ञान तकनीक और अध्ययन की आवश्यकता होती है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग किया जाता है, जिसका उद्देश्य समाज कल्याण होता है। हमने पहले भी पढ़ा कि हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है, प्रबंधन या प्रशासन का अंतिम उद्देश्य क्या है, समाज कल्याण, जन कल्याण इसका उद्देश्य है। तो हम अपने संसाधनों का इस तरह से प्रयोग करते हैं जिससे जन कल्याण हो सके, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। यह एक कला भी है और विज्ञान भी है। अर्थात प्रबंधन करना एक अपने आप में कला है। हर व्यक्ति के प्रबंधन का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन यह एक विज्ञान भी है क्योंकि इसमें कुछ सिद्धांत है जो कार्य करते हैं, जो सार्वभौमिक होते हैं। उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर कार्य किया जाता है, प्रबंधन किया जाता है। इसलिए विज्ञान और कला दोनों के गुण इसमें सम्मिलित होते हैं। प्रबंधन के क्षेत्र अगर हम देखें तो प्रबंधन के क्षेत्र कौन कौन क्षेत्र हो जाएंगे, आप देखिए, लोग
पैसे का जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन को याद रखें, अपन इस तरह से बात कर सकते हैं कि अगर हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाए, किसी संगठन में जाए, तो हमें वहाँ पर क्या क्या मिलेगा? एक वित्त प्रबंधन, जहाँ पैसे का प्रबंधन होता है, रखरखाव प्रबंधन, जो सामान है, जितना भी सामग्री है, उन सभी का प्रबंधन करना, प्लस उनका वितरण करना, तो वितरण प्रबंधन हो गया। कैसे डेवलपमेंट आगे किस तरह से होगा, उसका विकास प्रबंधन हो गया। कार्यालय प्रबंधन, अर्थात कार्यालय में कौन सा कर्मचारी क्या कार्य करेगा, किसी क्या ड्यूटीज़ होंगी, इन सबको, और किसकी जवाबदेहिता कैसे सुनिश्चित होगी। तो इस तरह से कार्यालय प्रबंधन भी प्रबंधन का एक प्रमुख क्षेत्र है। प्रबंधन के प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं? तो अगर हम देखें प्रबंधन के प्रमुख कार्य को हम पोस्ट कार्य से समझ सकते हैं। पोस्ट कार्य जो अवधारणा है, उसके आधार पर हम प्रबंधन के कार्य को देख सकते हैं। पी मतलब प्लानिंग, ओ मतलब ऑर्गेनाइजेशन, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, सीओ मतलब कोऑर्डिनेटिंग, आर फॉर रिपोर्टिंग, बी फॉर बजटिंग। अर्थात किसी भी प्रबंधन में ये सभी कार्य किए जाते हैं। प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट का कार्य क्या क्या है? सबसे पहले योजना बनाना, आपके पास जो भी संसाधन है उनका आप कहाँ उपयोग करोगे, किस तरह उपयोग करोगे, इसकी योजना बनाना क्या कहलाता है? प्लानिंग या योजना निर्माण कहलाता है। ठीक है। ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात किसी भी संगठन को का प्रारूप कैसा होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, उसी को हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। स्टाफिंग मतलब जो लोग उसमें कार्य करेंगे, उन कर्मचारियों की नियुक्ति, अधिकारियों की नियुक्ति करना स्टाफिंग कहलाता है। डायरेक्टिंग का अर्थ है कि आप अब आपने जो प्लानिंग की है उसको पूरा करने के लिए, उस प्लानिंग के अनुसार कार्य करने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी करेंगे, जिससे लोगों को उसका उनकी ड्यूटीज़ बताएंगे, जिससे कि उसके लिए कार्य कर सकें। कोऑर्डिनेटिंग मतलब समन्वय करना, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलकर एक ही लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य करते हैं, तो उन सभी लोगों के बीच में समन्वय होना बहुत ज़रूरी है। रिपोर्टिंग मतलब प्रतिवेदन या उत्तरदायित्व। इसका अर्थ ये होता है आप जिस व्यक्ति को जो कार्य मिला है वह उसके लिए जवाबदेह है, उसने वह काम किस तरह से किया है, कब तक करके दे रहा है, ये सब उसकी जवाबदेहिता को सुनिश्चित करता है। तो रिपोर्टिंग ये भी ज़रूरी होती है प्रबंधन में। और उसके बाद बजटिंग मतलब हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारा जो वित्त है, उसका प्रबंधन कैसे किया जा रहा है, उसका लेखांकन करना, ये क्या कहलाता है? बजटिंग कहलाता है। प्रबंधन के महत्व, क्या महत्व है? देखिए, अगर हमने कहा प्रबंधन क्या है? प्रशासन का हृदय है। अर्थात प्रबंधन वही कार्य करता है जैसे हृदय कार्य करता है शरीर के अंदर। अगर हृदय नहीं है तो शरीर कार्य नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार प्रबंधन प्रशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर प्रबंधन श्रेष्ठ होगा तो श्रेष्ठ प्रशासन हो पाएगा। तो श्रेष्ठ नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण हेतु प्रबंधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह संगठन का अभिन्न अंग होता है। इसके बिना संगठन सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकता। सामूहिक लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होता है, अर्थात सभी लोग मिलकर एक साथ एक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य करते हैं। क्षमता वृद्धि करता है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी एक विशिष्ट उत्तरदायित्व मिला हुआ है, जिससे उसका विशिष्ट कार्य को करने में अपनी क्षमता का उपयोग करता है, इसलिए क्षमता वृद्धि होती है। गतिशील संगठन के निर्माण में सहायक होता है। किसी भी संगठन को गतिशील बनाने का अर्थ ये है कि वह संगठन जो बना है वो विकसित हो रहा है, विकास कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। इसलिए किसी भी संगठन के को आगे बढ़ाने में, उसको गतिशील बनाए रखने में प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है, अर्थात किसी भी संगठन के जो उद्देश्य हैं या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का कोई उद्देश्य है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो सहायक होता है। लागत में कमी आती है, क्योंकि आप क्या करते हैं, इसमें संसाधनों का उचित प्रबंधन करते हैं, इसलिए लागत में कमी आती है और उत्पादकता में वृद्धि होती है। बहुउद्देशीय होता है, मतलब प्रबंधन का एक ही उद्देश्य नहीं है, यह वित्त को भी संभालेगा, यह संरचना को भी संभालेगा, यह सबके उत्तरदायित्व को संभालेगा। इस तरह से कई सारे उद्देश्य होते हैं जिनके लिए कार्य करता है। नवीन तकनीकों का इसमें प्रयोग किया जाता है। आप आजकल देखते हैं लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लेटर हेडिंग, जितनी भी चीज़ें हैं उन तकनीकों का प्रयोग करके प्रबंधन में के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। इसमें रोजगार के अवसर का सृजन होता है, साथ ही ये अभिप्रेरणा, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करने में सहायक होता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं सभी के यहाँ प्रबंधन के महत्व है। अगर 5 नंबर में आता है तो आप इनमें से कोई भी 5 से 7 पॉइंट्स लिख के इसे कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जो है लोक प्रशासन। थैंक यू सो मच।